एक सीकर ने पूछा है, प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसे एक लाइन में सरल तरीके से इस तरीके से कहा जा सकता है कि एक नार्सिसिस्ट के साथ टैक्टफुल कम्युनिकेशन या रणनीतिक रूप से संप्रेषण कैसे करें ताकि मैनिपुलेशन से बचा जा सके। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि नार्सिसिस्ट जो है वो एक ड्रीम वर्ल्ड में जीता है, एक अपनी खुद की एक ऐसी मूवी टाइप की सिचुएशन में जीता है जिसका कि वही सुपर हीरो होता है, वही उसका स्क्रिप्ट राइटर होता है, वही उसका डायरेक्टर होता है और बाकी लोग जो है उसके पपेट्स होते हैं जिन्हें वो कंट्रोल करना चाहता है। तो निश्चित रूप से जब आप किसी को कंट्रोल करते हैं तो आप उसकी सेल्फ आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपके साथ नेचुरल नहीं रह पाता है। जब वो नेचुरल नहीं रह पाता है तो उसके जीवन का गणित बिगड़ना शुरू हो जाता है और लोग इसे रेजिस्ट करते हैं, एक्सप्लॉइटेड महसूस करते हैं, मैनिपुलेटेड महसूस करते हैं। तो नार्सिसिस्ट अगर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो आखिर ऐसे क्रिटिकल समय पर हम अब किस तरीके से कम्युनिकेट करें जिससे कि हम उसके एक्सप्लॉइटेशन से और मैनिपुलेशन से बच सकें, ये प्रश्न है। और इस सवाल के जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो 3 चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए। नंबर 1, नार्सिसिस्ट के सामने पहली बात तो आप काम और कंपोज्ड बने रहिए, शांत बने रहिए। क्योंकि अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ बातचीत के दौरान डिस्टर्ब हो गए, उसके मैनिपुलेशन के दौरान डिस्टर्ब हो गए, तो फिर इसका मतलब आपने अपनी वीकनेस उसके सामने जाहिर कर दी कि इस तरीके की बात करने से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जैसे ही आप अपनी वीकनेस का डिस्टर्ब होने के रूप में अपनी वीकनेस को जाहिर करेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। यानी जैसे ही आप अपना कंपोज़र खोएंगे, अपनी शांति खोएंगे बातचीत के दौरान, तो आपको उसी तरीके की बातें करके और ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाएगा। तो पहला रूल ये है कि आप डिस्टर्ब ना हो, अपना कंपोज़र ना खोएं। और दूसरा रूल जो उसके साथ बातचीत करने का है वो है कि आप डिफेंसिव ना हो। जनरली जब वो एक तो वो झूठ बोलता है, मैनिपुलेटिव करता है, इनसिंसियरली बात करता है। तो जब हमसे कोई इनसिंसियरली बात करता है, हम एक सिंसियर व्यक्ति हैं, हमसे कोई इनसिंसियरली बात करता है तो फिर हम डिफेंसिव हो जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि हम क्या बात करें। लेकिन आप ये याद रखिए कि इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की मेन क्वालिटी ही यही है कि ये इनसिंसियर कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है, झूठ के ऊपर बेस्ड है, मैनिपुलेशन के ऊपर बेस्ड है। हालांकि नार्सिसिस्ट आपसे इस तरीके से बात करेगा जैसे कि वो बहुत बड़ा वैरागी है, बहुत बड़ा सीधा है, हमेशा सच बोलता है, लेकिन वो ठीक इसके विपरीत है। तो आप डिफेंसिव ना हो, आप शॉक्ड ना हो, डिफेंसिव ना हो। क्योंकि अगर आप डिफेंसिव हो गए तो आपको और ज़्यादा पीछे पुश किया जाएगा। मोटे तौर पर रूल ये है कि अगर आप नेगेटिव हुए तो आपको जिस चीज़ पे आप नेगेटिव होंगे उसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करके आपकी नेगेटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। इसको हमारा शास्त्र इस तरीके से कहता है कि दुखी होना गलत है, जो दुखी है वो गलत, जो भी दुखी है वो गलत है और जो दुखी है उसे और दुखी किया जाएगा, जो सुखी है उसे और सुखी किया जाएगा। ये शास्त्र का रूल है, तो इसलिए हमें इसको समझना चाहिए। तो पहला रूल ये है कि हमें कंपोज़र अपना बनाए रखना है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, बातचीत के दौरान जब हमारे ऊपर झूठे आरोप लग रहे हों। दूसरा हमारे पास रूल ये है, हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट रूल ये है कि हमें डिफेंसिव नहीं होना है, सुरक्षात्मक वे में बात नहीं करना है। तीसरा जो हमारा रूल है वो ये है कि नार्सिसिस्ट को डायरेक्टली अक्यूज़ नहीं करना है, उसके ऊपर सीधे आरोप नहीं लगाना है। सीधे आरोप लगाने की बजाय बेहतर ये होगा कि आप ये बताइए कि आप कैसा महसूस करते हैं। जैसे कि नार्सिसिस्ट से ये कहना कि तुम गलत हो, तुम्हारी ये गलत हरकत है, उसकी बजाय आप ये बताइए कि मैं नेगेटिव फ़ील करता हूँ जब इस तरीके की कोई बात होती है, मैं अच्छा नहीं महसूस करता हूँ, मेरा काम बिगड़ता है। आई सेंट्रिक डिस्कशन कीजिए, आई सेंट्रिक डिस्कशन कीजिए और अगर उसको भी इंक्लूड करना है आपको किसी डिस्कशन में, तो आई सेंट्रिक डिस्कशन या तो कीजिए या वी सेंट्रिक डिस्कशन कीजिए। तो मैं के ऊपर आधारित बात कीजिए या हम के ऊपर आधारित बात कीजिए, तुम के ऊपर आधारित बात मत कीजिए, फिंगर पॉइंट आउट मत कीजिए उसके ऊपर। क्योंकि अगर आपने तुम कह करके यानी अक्यूज करके उसको बात किया तो फिर उसके कुछ बड़े सीधे रूल हैं, इसको समझना चाहिए। हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस
जो कि इस वक्त जेल में हैं, इसी स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। जैसे ही उनको कोई एक्यूज करता है तो बड़ा सीधा रूल है। पहली बात तो नार्सिसिस्ट के ऊपर जो एक्यूजेशन होता है वही सेम एक्यूजेशन एक्यूज करने वाले के ऊपर लगा देता है। यानी अगर आपने उसको ये कहा कि तुम चोर हो तो वो तुरंत ये आरोप लगा देगा कि आप चोर हैं, और उसके साथ एडिशनल 2-3 आरोप और लगा देगा जो कि लगभग सेट हैं। उसमें दूसरा आरोप आपके ऊपर ये लगा देगा कि देखिए ये कभी जवाब नहीं देते हैं। अब मैंने इनको कहा कि ये मुझे चोर कहते थे और मैं आज इनको बता रहा हूँ, आज इनका राज खोल रहा हूँ कि ये चोर हैं, तो ये देखिए अब इसका जवाब नहीं देंगे। तो दूसरा आरोप आपके ऊपर ये जड़ दिया कि आप इसका आप जवाब नहीं देंगे, और आप वाकई जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने उसको चोरी करते हुए देखा, आप उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उल्टा वो आपके ऊपर चोरी करने का झूठा इल्जाम लगा दे रहा है, तो आप कैसे उसका जवाब देंगे अगर उल्टा आपके ऊपर इल्जाम लग जा रहा है तो दूसरा आरोप ये लगा दे रहा है कि आप जवाब नहीं देते। और तीसरा आरोप एक और आपके साथ जड़ देगा, एडिशनल आरोप जो कि पैकेज में इंक्लूडेड है, और वो ये है कि देखिए आप मुझसे जलते हैं, आप मेरा नाम बार बार लेते हैं क्योंकि मुझसे डर गए हैं, मुझसे जलते हैं, तो आपका नाम इस तरीके से लगा देगा कि आप उसकी सफलता से जलते हैं, उसके नाम से जलते हैं। या अगर आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आपने उसके ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया तो बार बार ये कह के कि आप उसका नाम ले रहे हैं, आप उसका नाम ले रहे हैं, ऐसी बातें करके अपने नाम को और आगे बढ़ाने में, आप जैसा ही प्रतिष्ठा खुद प्राप्त करने में उसका काउंटर प्रयोग कर सकता है नार्सिसिस्ट। तो एक्यूज करने पर वो इस तरीके से जनरली रिएक्ट करता है। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि नार्सिसिस्ट के ऊपर सीधा आरोप ना लगाया जाए, एक्यूजेशन ना किया जाए, क्योंकि उसके अंदर एम्पैथी नहीं होती है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। आपके एक्यूजेशन से वो अपने आप को बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आपके एक्यूजेशन से कोई अपने आप को तभी बदल सकता है जब उसके अंदर एम्पैथी हो। वो ऐसा उसके अंदर नहीं है, इसलिए वो अपने आप को बदल नहीं पाएगा। इसलिए सीधा आरोप उसके ऊपर मत लगाइए, मैं सेंट्रिक या हम सेंट्रिक होकर के बात कीजिए। इस तरीके से बात कीजिए कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं महसूस करता हूँ जब कोई ऐसे बात करता है, मैं अच्छा नहीं महसूस करता हूँ, हैं, या हमको इस तरीके से रहना चाहिए, हम सबको इस तरीके से चलना चाहिए, हम सबको इस तरीके से जीना चाहिए। हम सेंट्रिक जब हम बात करते हैं तो फिर हम एक एक्यूजेशन को फीड नहीं कर पाते, मतलब एक्यूजेशन की डायनामिक्स को फीड नहीं करते हैं हम। तो इसमें नार्सिसिस्ट को समझ में नहीं आता कि वो किस तरीके से ऑपरेट करे। तो ये 3 सीक्रेट्स हमेशा याद रखिए बातचीत के दौरान। ये टैक्टफुल कम्युनिकेशन का मेन हिस्सा है और टैक्टफुली कम्युनिकेट करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये 3 रूल याद रखेंगे। फिर जो अगली चीज़ है जिसे कि बात करने में हमें ध्यान रखना चाहिए नार्सिसिस्ट को, पता नहीं मॉरली आप इसके साथ सहमत होंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई काम ऐसा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप नार्सिसिस्ट को उस काम के बारे में मत बताइए। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे कि आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही हो तो वो उसका विरोध करेगा, उसको सैबोटाज करने की कोशिश करेगा, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो उसको वो मत बताइए उस इम्पोर्टेंट काम के बारे में जो आप कर रहे हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम उसको ना बताएं। तो अगर आप उसको बता रहे हैं तो फिर एक राइडर ये है कि आप ये मत बताइए कि वो काम इम्पोर्टेंट है, आप उसको एक अनइम्पोर्टेंट काम की तरीके से उसके सामने रखिए और किसी दूसरे काम को आप जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इम्पोर्टेंट बताइए। तो जब आप उस दूसरे काम को जो कि अनइम्पोर्टेंट है उसको इम्पोर्टेंट बताएंगे तो नार्सिसिस्ट उस अनइम्पोर्टेंट काम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, नुकसान पहुंचाने के काम कोशिश करेगा। इस तरीके से आपका इम्पोर्टेंट काम बच जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उस काम को जो हम कर रहे हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है उसे बताना भी पड़ता है और ये भी बताना पड़ता है कि वो इम्पोर्टेंट है। तब हम उस समय क्या कर सकते हैं, उस समय हमें फिर एक टैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर एक थोड़ा सा इनसिंसियर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो ये है कि हमें ये बताना पड़ेगा कि ये काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो इस तरीके से हम नार्सिसिस्ट के साथ इम्पोर्टेंट काम भी कर सकते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ को भी इंश्योर कर सकते हैं और साथ ही साथ
काम में कोई बाधा भी नहीं आती। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए, एक सरल उदाहरण आपके सामने रखूं कि जैसे कि मान लीजिए कि आप पूजा कर रहे हैं और पूजा आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है आपकी शांति के लिए, तो नार्सिसिस्ट उसमें विघ्न डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि असुर की तरीके से वो तो रहता है। तो विघ्न डालने की जब कोशिश करेगा तो आप उसको, अगर उससे ये पता चल गया कि ये एक इम्पॉर्टेंट काम आप कर रहे हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो विघ्न डालेगा। तो उसे अगर आप एक अनइम्पॉर्टेंट काम, रिचुअलिस्टिक काम की तरीके से कर रहे हैं, किसी दूसरी चीज़ को इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, तो उस चीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको ये बताना पड़ा कि नहीं, ये पूजा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको इवेट कर पाना संभव नहीं है, आपको ये बात बता पाना, ये बात छुपा पाना संभव नहीं है कि ये पूजा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये बता दीजिए कि ये पूजा तुम्हारे लिए कर रहे हैं, नार्सिसिस्ट के लिए कर रहे हैं, परिवार के भले के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। ये मत कहिए कि अपने भले के लिए कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है थोड़ा इनसिंसियर कम्युनिकेशन का, टैक्टफुल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये लग सकता है कि ये मॉरली ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पे मॉरलिटी का प्रश्न नहीं है, यहाँ पर स्ट्रेटजी का प्रश्न है। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को करते वक्त हमें कभी कभी, श्री कृष्ण भगवान ने भी महाभारत में इस तरीके की स्ट्रेटजीज का सहारा लिया है, क्योंकि ये हमारी सेल्फ ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। और डॉक्टर्स भी, आपने देखा होगा कि अस्पताल में कभी भी किसी मरीज को पॉइंटेडली नहीं बताते हैं कि तुमको ये बीमारी है, या उसके परिवार को भी ये सोच के बताते हैं कि पॉइंटेडली नहीं बताते हैं कि इसको ये बीमारी। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर्स झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर्स स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा उसको माइल्ड कर देते हैं चीज़ों को, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फैमिली के ऊपर जो शॉक लगेगा, पेशेंट के अटेंडेंट के ऊपर जो शॉक लगेगा, वो शॉक काफ़ी खतरनाक होगा, जिससे कि ना सिर्फ पेशेंट की हालत खराब हो जाएगी, पेशेंट की तो हालत पहले से ही खराब है, अटेंडेंट और फैमिली की भी सिचुएशन खराब हो सकती है, उनको भी इमोशनल नुकसान हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स थोड़ा सा टैक्टफुली कम्युनिकेट करते हैं। ये मोरालिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रोप्राइटी का क्वेश्चन है, इसको मॉरली इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए। मैंने ये भी नोट किया है अक्सर कि नार्सिसिस्ट जो हैं वो अक्सर इन्फ्लुएंशियल लोगों से अपनी प्रॉक्सिमिटी को दिखाते हैं, बकबक बकबक करते रहते हैं, दूसरे लोगों के बारे में बताते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोगों के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ उनकी जान पहचान है, और आपको सामने बैठा करके ये सब बातें बताते हैं। अगर आप उनके इस दबाव में आ गए कि हाँ, ये तो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानता है, इस दबाव में अगर आ गए तो 4 काम आपसे कराएँगे, आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए अगर वो इस तरीके से इन्फ्लुएंशियल लोगों के बारे में बक-बक बक-बक बता रहा है, सबके बारे में बता रहा है, इम्पोर्टेंट बनने की कोशिश कर रहा है, उन इन्फ्लुएंशियल लोगों की प्रॉक्सिमिटी को, उनसे अपनी करीबी को दिखा के, नज़दीकी को दिखा करके इम्पोर्टेंट बनने की कोशिश कर रहा है, खुद भी इन्फ्लुएंशियल बनने की कोशिश कर रहा है, तो आपको यही सजेशन है कि ऐसी बात बिल्कुल मत करिए उसके साथ जिससे लगे कि आप दबाव में आ गए। बल्कि आप पैसिव बने रहिए, बिना ज़्यादा इंटरेस्ट लिए हुए वो सब बातें सुनिए, ज़्यादा क्वेश्चन उसके ऊपर मत पूछिए, और ये गलती तो बिल्कुल मत कीजिए कि आप ये बताने की कोशिश करने लग जाइए कि वो लोग जिनके बारे में वो बात कर रहा है, एक्चुअली वो लोग इन्फ्लुएंशियल नहीं है। ना ही ये गलती कीजिए कि नहीं, तुम उनसे जो अपने संबंध के बारे में बता रहे हो वो झूठ है, ऐसे थोड़ी होगा, तुम्हारे जैसे आदमी से वो संबंध थोड़ी रखेंगे, ये सब मत बताइए। अगर ये सब कहेंगे तो वो और बड़े-बड़े लोगों से अपने संबंध को बताएगा और ज़्यादा आपको दबाव में लेने की कोशिश करेगा, आप परेशान हो जाएँगे। इसलिए सही तरीका ये है कि आप पैसिव बने रहिए, ज़्यादा इंटरेस्ट ना लीजिए, आप ज़्यादा उसको ऑब्जेक्ट मत कीजिए, ज़्यादा आप उसके ऊपर प्रश्न मत पूछिए, ज़्यादा अपनी इंक्वायरी या क्यूरियोसिटी ना दिखाइए कि हाँ, और उनके बारे में बताइए, और उनके बारे में बताइए, वो और उनको कैसे जानते हैं, ये सब मत क्वेश्चन पूछिए, और बीच-बीच में से उठ करके चले भी जाइए थोड़ी-थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर थोड़ी और देर के लिए उठ के चले जाइए, और फिर जाइए ही नहीं। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजिकली इवेड कर दीजिए इस डिस्कशन को, तब वो समझ जाएगा कि आपको इस तरीके की बात बता पाना और इस तरीके की बात से आपसे किसी तरीके की बता के आपसे कोई नार्सिसिस्टिक सप्लाई ले पाना संभव नहीं है। नार्सिसिस्ट के अंदर जनरली हमने ये टेंडेंसी देखा है कि साधारण चीज़ों को इस तरीके से बताते हैं कि जैसे कि वो असाधारण लगने लगे। जैसे बाजार से अगर सब्जी लाए, मान लीजिए मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूं, बाजार से अगर सब्जी लाए तो वो सब्जी लाने में सारा सेल्स टैक्स, जीएसटी और स्टॉक मार्केट और सेंसेक्स और निफ्टी 50 और
सारी चीज़ों के बारे में वो जो है डिस्कशन कर देंगे, जीडीपी और इकोनॉमिक्स सारी बातें बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स सबके बारे में। तो इससे जो साधारण व्यक्ति है वो जो उसको सुनता है वो दबाव में आ जाता है। हालाँकि साधारण व्यक्ति उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से सब्ज़ी खरीद सकता है, जिस बाज़ार से वो सब्ज़ी खरीद के लाए हैं। लेकिन उनका बताने का तरीका है और जानबूझ के वो इसी तरीके से बताते हैं। क्योंकि और वो पहले से ही अपने दिमाग में स्ट्रैटेजिकली ये इमेजिन किए रहते हैं कि मुझे इसी तरीके से बात करनी है क्योंकि तभी दूसरा व्यक्ति दबाव में आएगा। तो जब वो इस तरीके से बात बता रहे हों तो आप उसमें ज़्यादा प्रश्न मत पूछिए, ज़्यादा दबाव में मत आइए। बिल्कुल दबाव में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। टर्म्स के बारे में जिनको आपने पहली बार सुना है, उनके बारे में बिल्कुल मत पूछिए। हाँ, ये तो मैं निश्चित रूप से आपको कहूँगा कि ये जो टर्म्स हैं, इनके बारे में सबको जानना चाहिए। इकोनॉमिक्स क्या है, डिमांड सप्लाई क्या है, जीएसटी क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, इनकम टैक्स क्या है और जो है इन सब चीज़ों के बारे में सबको पता होना चाहिए। जीडीपी क्या है, ये जानिए। ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इनको हमें सबको पता होना चाहिए। तो ये जनरल नॉलेज का हिस्सा है। एनवायरनमेंट के बारे में सबको पता होना चाहिए, मौसम विभाग की जो जानकारियाँ हैं उसके बारे में सबको पता होना चाहिए, कृषि है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो जब हम ये सारी चीज़ें जानते रहे तो ये हमें कैसे पता चलेगा? जब नार्सिसिस्ट से हम ये पहले टर्म सुनेंगे तो हमें अलग से इन सब चीज़ों की तैयारी करते रहना है, अलग से इन सब चीज़ों को पढ़ते रहना है। लेकिन नार्सिसिस्ट के सामने हमें ये सब बहस नहीं करना है, ना इसके बारे में कोई प्रश्न पूछना है, क्योंकि नार्सिसिस्ट पहले से ही ये सब तैयारी करके टारगेट्स को ढूंढता रहता है कि वो कैसे बहस करे आपको, और अगर आप उसके साथ बहस में पड़े तो आप फंसे। तो बस वहीं पे बहस नहीं करना है, उस वक्त आपको ग्रे रॉकिंग करना है, कोई बातचीत नहीं करना है उसके बारे में, या इधर उधर की बातें करना है, टॉपिक चेंज कर देना है। तो जब आप ये सब बातें उससे नहीं करेंगे तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, और साथ ही साथ उसकी इधर उधर की बातें सुन के आप बिल्कुल इंप्रेस होने का नाटक ना करिए, आप बिल्कुल डिफेंसिव ना होइए, दबाव में मत आइए। और साथ ही साथ ये जो नए नए टर्म्स आप सीख रहे हैं, इन इससे मिलते जुलते या जो भी टर्म्स का वो प्रयोग करता है दबाव में लेने के लिए दूसरे को, उनको अपना अलग से तैयारी भी करते रहिए। उनका प्रयोग भले ही ना करिए, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए उसकी भी। उस तरीके से आप क्या है अपनी सेल्फ ग्रोथ में भी यूज कर लेंगे इस जनरल नॉलेज को, और इस तरीके से आप इस सिचुएशन को मैनेज कर सकेंगे। नार्सिसिस्ट को मैंने देखा है कि वो आपको सिंगल आउट कर लेता है, आपकी वीकनेसेस आपको बताता है। वीकनेसेस बताएगा, आपको अलग थलग कर देगा, बार बार वीकनेसेस बता के आपको दबाव में लेने की कोशिश करेगा। और अगर आप दबाव में आ गए, डिफेंसिव हो गए, तो इसका मतलब आप पंचिंग बैग मोड में आ गए। अब आपको पंच करना आसान है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि पंचिंग बैग मोड में कभी मत रहिए। आप या तो वाटर मोड में रहिए या एयर मोड में रहिए। आप क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में मत रहिए कि जिसको पंच किया जा सके। जैसे वाटर के ऊपर घूसा मारने पर वाटर इधर उधर हट जाता है, क्योंकि उसकी एक फिक्स्ड शेप नहीं होती, वैसे ही आपको भी फिक्स्ड शेप नहीं होनी चाहिए आपकी। पंचिंग बैग मोड में आपको नहीं होना है। तो जब आपकी वीकनेस बताए तो आप जो है वीकनेस को सुनिए, बिल्कुल दबाव में मत रहिए और कहिए हाँ देखेंगे, हाँ ठीक है इसको सुधारेंगे, हाँ ये अगर कोई कमी है तो देख लेंगे, इस कमी को ठीक कर लेंगे। इस तरीके से बात कहिए, थोड़ा सिंसियरिटी और थोड़ा इनसिंसियरिटी को मिला करके इस तरीके की बात कीजिए, लेकिन बिल्कुल डिफेंसिव ना होइए, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर वीकनेसेस ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी काम करने में जिससे गलतियां ना होती हों। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कभी डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। इनसिंसियरली या सिंसियरली जैसा भी है, थोड़ा बहुत इनसिंसियरिटी को जरूर मिक्स करिए इसके साथ। हाँ हाँ देखेंगे, हाँ अरे ये कैसे हो गया, चलो अच्छा देखता हूँ, इसमें जो गलती है उसको ठीक करता हूँ, चलो ठीक है भाई इस वीकनेस के ऊपर तो विचार करना है, इसको दूर करना है। इस तरीके की बात करते हुए आप इस तरीके की सिचुएशन को डील कीजिए। मैंने देखा है नार्सिसिस्ट को कभी कभी तो ब्लैकमेल करते हुए भी, आपकी कोई वीकनेस है, आपसे कोई गलती हो गई है, तो आपको उस पर ब्लैकमेल करना कि मैं दूसरे को बता दूंगा, हायर अथॉरिटीज को बता दूंगा, पड़ोस में बता दूंगा, इस तरीके से ब्लैकमेल करता है नार्सिसिस्ट। तो मैंने अपना देखा है कि इस तरीके की चीज़ों को जो कैसे लोग रिजॉल्व करते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी में भी देखा है बच्चों को कि एक बच्चा दूसरे को के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये सर अपने साथियों को इलीगल एडवांटेज दे रहा था, लेकिन इसने मुझे ये इलीगल एडवांटेज नहीं दी। यानी कंप्लेंट कर रहा है कि इसने अपने दोस्तों को इलीगल एडवांटेज दी, लेकिन मुझे इलीगल एडवांटेज नहीं दी। तो जो इलीगल एडवांटेज दे रहा है स्टूडेंट, वो भी सामने बगल में खड़ा हुआ है।
लेकिन मैंने देखा कि इनोसेंट है वो, तो वो कैसे रिएक्ट करता है इसके ऊपर, तो वो कोई ऐसा ज़्यादा डर नहीं शो कर रहा है, कोई डिफेंसिव नहीं है ज़्यादा। उससे पूछने पर कि तुमने क्यों इलीगल एडवांटेज दूसरों को दी, तो वो कह रहा है कि अरे सर मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने किसी को गलत कोई चीज़ कर दिया तो वो चीज़ मैं इनको भी दूँ। सिंपली वो ऐसे बात कर रहा है और इस तरीके से वो सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर दे रहा है। तो वैसे ही हम सिचुएशन को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। ब्लैकमेलर के दबाव में कभी नहीं आना है और जो है डिफेंसिव नहीं होना, प्रेशर में नहीं आना है। शिकायत कर दे तो कर दे, अगर शिकायत कर दे तो शिकायत में पोलाइटली जाकर के बाद में अपने पक्ष को एक्सप्लेन कर देना है कि हाँ ये वीकनेस हुई, लेकिन मैं चूंकि मुझसे ये गलती हुई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनके दबाव में आके इनको ये फेवर दूं। और इस तरीके से अपने पोजीशन को क्लियर करना है, डॉक्यूमेंटेशन ठीक रखना है अगर ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं और इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। फिर मैंने देखा है कि डिसरिस्पेक्ट नार्सिसिस्टिक लोगों की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेपन है। जैसे मान लीजिए कि आप नार्सिसिस्ट से उम्र में बड़े हैं, आपके सामने पड़ने पे आपको विश नहीं कर रहा है, आपको नमस्ते नहीं कर रहा है, इससे हम दबाव में आ जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, हम ये एक्सपेक्ट करके ही चलते हैं कि हमसे अगर कोई जूनियर है, छोटा है, तो हमसे नमस्ते करेगा, विश करेगा, लेकिन वो नहीं कर रहा है, आप दबाव में आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। या आप जूनियर हैं और नार्सिसिस्ट सीनियर है, आपने उसको नमस्ते किया तो आपके नमस्ते का जवाब नहीं दे रहा है, इससे आप दबाव में आ जा रहे हैं, वो नमस्ते का जवाब नहीं दे रहा है। तो ऐसे में आप नाराज हो जाते हैं, आप डिफेंसिव हो जाते हैं, आप अपसेट हो जाते हैं और आप जो है नार्सिसिस्ट ये समझ जाता है कि आपको कि क्या वीकनेस है, और उसके बाद फिर वो कभी आपके नमस्ते का जवाब नहीं देता है या आपसे कभी नमस्ते नहीं करता। तो वो इसको एक वेपन की तरीके से इस्तेमाल करता है और आप जितना घबरा घबरा के भागते हैं उतना उसे उससे नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है। तो आखिर ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? इसमें तो एक बहुत ही सही स्ट्रेटजी ये है कि अगर नमस्ते आपसे कोई कर रहा है और मतलब आपसे किसी ने आपको किसी ने नमस्ते नहीं किया मिलने पर, या आपने नमस्ते किया और उसने जवाब नहीं दिया, अगर ऐसा वो कर रहा है तो बिल्कुल भी उससे रिलेशनशिप के ऊपर असर मत आने दीजिए। आप वैसे ही कॉर्डियली बात कीजिए। अपनी तरफ से आपने नमस्ते कर दिया तो ठीक है, वो ना जवाब नहीं दिया कोई बात नहीं, आप नमस्ते मत कीजिए। मुझे याद है कि मैं बहुत साल पहले की बात है, लेट एटीज की बात है, 40 साल हो गया करीब, 35 40 साल, 40 साल की पहले की बात है ये। मैं बहुत छोटा था तो एयरपोर्ट के पास मैं ऐसे खेलता रहता था। तो नारायण दत्त तिवारी उस वक्त यूपी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर्स का इतना बड़ा कोई काफिला नहीं होता था। चीफ मिनिस्टर बस एक अम्बेसडर कार में बैठ करके चीफ मिनिस्टर, तिरंगा झंडा आगे कार में छोटा सा लगा रहता था, उसी में चीफ मिनिस्टर बैठ के चले जाते थे। तो मैंने देखा, मैं खेलता रहता था और नारायण दत्त तिवारी की गाड़ी निकलती थी सामने से। तो नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, तो ऐसे ऐसे हाथ हिलाते रहते थे। तो मैं कभी कभी उनको, जब भी वो सामने से जाते थे तो हमेशा हाथ ऐसे ऐसे हिलाते थे मुझे देख करके, या और बच्चे वहां खड़े रहते थे, सब बच्चों को देख के हाथ हिलाते थे। तो कभी कभी मैं अकेला रहता था तो मुझे भी ऐसे ऐसे हाथ हिलाते थे। तो अगर मैं कभी खेल में बहुत बिजी रहता था तो मैं जो हूँ उनके हाथ हिलाने का जवाब नहीं देता था, लेकिन वो जब भी वहां से गुजरते थे वो हमेशा हाथ हिलाते थे, चाहे मैं हाथ हिलाऊं चाहे ना हिलाऊं। तो ये उनका बड़प्पन था, ये उनका तरीका था एक। तो आपने अगर किसी को नमस्ते किया और उसने जवाब नहीं दिया तो ये कोई बात नहीं है, तो आपका बड़प्पन है कि आपने नमस्ते किया। या आपसे किसी ने नमस्ते नहीं किया लेकिन फिर भी आपने हाथ जोड़ लिया या हाथ हिला दिया, तो ये आपका बड़प्पन है। इससे रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ी असर कोई आना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको कोई नमस्ते का जवाब नहीं दे रहा है या आपसे कोई नमस्ते नहीं कर रहा है, इसको कभी रिलेशनशिप के ऊपर आने मत दीजिए, कभी आप दबाव में मत आइए। आप अगर रिलेशनशिप के ऊपर इसका कोई असर नहीं आने देंगे, आप वैसे ही नॉर्मली बात करते रहेंगे, सनियर वार्मथ के साथ आप बात करते रहेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, तो आप देखेंगे कि उसका ये वेपन जो है वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उससे अब कोई नार्सिसिस्टिक सप्लाई उसे नहीं मिल रही। ये सब टैक्ट्स हैं, इन टैक्ट्स को हमें सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैंने देखा है कि कुछ सीकर्स ने मुझे ऐसे प्रश्न पूछा है लिख करके कि जैसे कि उसमें लिखा है कि नार्सिसिस्ट जो है अंधेरे कमरे में खड़ा हो जाता है डराने के लिए और आंख में आंख ऐसे डाल करके देखता रहता है। और ये आंख में आंख डाल करके देखना, मैंने देखा है कि ये बड़ी नार्सिसिस्ट की स्ट्रेटजी है। अगर
दूसरे को डराने के लिए, दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे को डिफेंसिव करने के लिए ऐसे करीब से आंख में आंख डाल करके देर तक देखते रहते, तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन ये आपको याद रखना है कि ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है आपको कंट्रोल करने की। तो अगर कोई ऐसे कर रहा है तो हम क्या करें? मैंने इसको खुद प्रैक्टिस करके देखा है, दूसरे लोगों की आंख में आंख डाल करके दबाव में लेने की। तो उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि क्या ये ऐसा करते कि मेरा प्लान ये फेल हो जाता? क्या ये करते? मैंने खुद अपने आप से जवाब मांगा कि इन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं दोबारा इनकी तरफ ये ना देखूं ऐसे। तब मैंने खुद ही ये जवाब मेरे अंदर से आया कि अगर ये मुझसे ये पूछ लेते कि सर क्या हो गया आपको, आप क्या तबीयत आपकी ठीक नहीं है, आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं, ऑल राइट, आर यू ऑल राइट, क्या आप सही हैं, आपकी कोई तबीयत तो नहीं खराब है, अगर ये इस तरीके से मुझसे पूछ लेते तो फिर मेरा ये एकदम पूरी तरीके से इस तरीके का अटेम्प्ट डिफ्यूज हो जाता। तो बस अगर कोई ऐसे करे आपके साथ तो आप बस ये पूछिए कि आप जो है क्या आप ठीक तो हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। इस तरीके से पूछ के तुरंत आप उसको डिफ्यूज कर सकते हैं। तो ये है टैक्टफुल कम्युनिकेशन। बजाय इसके कि आप डिफेंसिव हो जाएं, बजाय इसके कि आप डिस्टर्ब हो जाएं, बजाय इसके कि आप जो है बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो जाएं, ये इस तरीके से पूछ करके सिचुएशन को चेंज किया जा सकता है। अक्सर इनोसेंट लोग कैसे रिएक्ट करते हैं इस तरीके की सिचुएशन में, उसको आप ऑब्जर्व करके उस तरीके से आप जब रिएक्ट करते हैं तो आप आसानी से टैक्टफुल कम्युनिकेशन सीख पाते हैं। एक बार मैं ऐसे ही मैंने देखा था, एक बार मैं ऐसे रिकॉर्डिंग सुन रहा था जिसमें एक बहुत ही खतरनाक माफिया था। तो वो एक व्यक्ति को जो है धमकी दे रहा था और गालियां दे रहा था गंदी गंदी, और उसको धमकी दे रहा था जान से मारने की। और वो जिस व्यक्ति को धमकी दे रहा था वो भी बड़ा मास्टर टाइप का व्यक्ति था टैक्टफुल कम्युनिकेशन में। तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा था मैं जरा उसको आपको बताऊं। वो इस तरीके से बोल रहा था कि हाँ भाई आप ये सही कह रहे हैं, आपका ये कहना सही है, आप मरवा तो किसी को भी सकते हैं, आप हाथ पैर भी तुड़वा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे भाई एग्री नहीं हूँ भाई साहब, मैं आपसे एग्री बिल्कुल नहीं। माफिया सुतारी ये क्या बोल रहा है, मुझसे एग्री नहीं, कहते लेकिन मैं आपसे एग्री नहीं हूँ। मैं ये आपकी बात से एग्री नहीं हूँ कि मैं आपके खिलाफ बोलता हूँ, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं हूँ कि मैं आपके विरोध में खड़ा हूँ, या आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो कह रहा है नहीं तुमको बहुत दिमाग तुम्हारा खराब है, तुमको बहुत पीटेंगे। तो कह रहा है पीट सकते हैं आप। तो वो इस तरीके की दोहरी बातें करता था, कभी कहता था कि मैं आपसे एग्री हूँ, कभी कहता था मैं आपसे डिसएग्री हूँ। इस तरीके से बात बोल बोल करके उसने वो बिल्कुल पंचिंग बैग मोड से बाहर आ गया। वाटर वाटर के एक का शेप उसने ले लिया उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति ने जिस तरीके से उसने उसको माफिया को फेस किया। और थोड़ी देर में माफिया का जो स्टिंग था, पूरा जो उसका जो एंगर था, वो पूरा एंगर रिलीज हो गया और इस तरीके से कम्युनिकेशन नॉर्मल हो गया। तो हम जो है वाटर बॉडी की तरीके से जब हम रहते हैं और कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो वो जो वाटर के अंदर जो रिपल्स पैदा होती हैं, वो रिपल्स ही जो है, रिपल्स जो होती हैं, वेव्स जो होती हैं, वो सारा एग्रेशन और अपने अंदर जो है वो डिफ्यूज कर देती हैं, हट जाता सारा है, या हम अपने इनर स्पेस में उसको विलीन कर ले जाते हैं। लेकिन जब हम एक पंचिंग बैग मोड में आ जाते हैं, रेजिस्ट करते हैं, एक्यूज करते हैं, तो फिर वो एस्केलेट होता चला जाता है, फाइट होती चली जाती है, हम और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीकनेसेस रिवील करते चले जाते हैं और इस तरीके से हम और ज़्यादा दलदल में फंसते चले जाते हैं। एक बात लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि काम रहना, कंपोज्ड रहना, एक्यूज ना करना, डिफेंसिव ना होना, ये है तो बहुत अच्छी चीज़, लेकिन हम ऐसा बने कैसे? हम कैसे काम रह सकते हैं? हम कैसे डिफेंसिव ना हों? हम कैसे दूसरे को एक्यूज ना करें? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम आपको ये बताना चाहते हैं, इसके लिए आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और इनर स्ट्रेंथ आपको तभी आएगी जब आप थोड़ा स्पिरिचुअल टेक्निक्स इत्यादि फॉलो करें। वो स्पिरिचुअल टेक्निक्स क्या हो सकती हैं? जाप एक स्पिरिचुअल टेक्निक है, डीप ब्रीदिंग करना एक स्पिरिचुअल टेक्निक है। डीप ब्रीदिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है क्योंकि आपका जो माइंड सेंटर रहता है वो फ्री रहता है, तो आप डीप ब्रीदिंग करते हुए भी दूसरे के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब आप जाप करते हैं तो उस वक्त आपका चूंकि माइंड जो है एग्जैक्टली इन्वॉल्व रहता है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी सोच नहीं पाते हैं, चित्त भटक नहीं पाता। तो आप जब नेगेटिव थॉट से बच जाते हैं तो नेगेटिव थॉट्स ही नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस करते हैं।
तो नेगेटिव इमोशन जब प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो उसी सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप अच्छा महसूस करते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तब आप काम बने रहते हैं, शांत बने रहते हैं।